हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के फोर्थ वीडियो को देखेंगे। और इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। थर्ड वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि 4, 5, 6 ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। अब हम लोग फोर्थ वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें पहला टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी। और जो तीसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा कॉलिजन थ्योरी। ये केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा देखा गया है कि जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज किया जाए तो जो रेट में इंक्रीमेंट होता है वो 2 to 3 टाइम्स होता है। और इस मल्टीपल इंक्रीमेंट को टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखा जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को थीटा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू KT+10 अपॉन KT होती है। इसको मेजर करने के लिए हम T टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे और रेट कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे कितना है। और फिर T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है और फिर उससे रेट कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे। दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ऐसा देखा गया है कि जो मोस्टली रिएक्शंस होते हैं उनमें ये जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच आती है। जो टेम्परेचर जनरली सिलेक्ट किए जाते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। So it can also be written as K 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन K 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो रहा टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। द मल्टीपल इंक्रीमेंट ऑफ रेट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट. It is denoted by theta and the temperature generally selected for determination of temperature coefficient are 35 degree centigrade, 25 degree centigrade. कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं, उनमें से पहला है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू जनरली रिएक्शंस के लिए 2 और 3 के बीच में होती है। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनमें ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में नहीं होती। मीन टू से इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। सेकेंड पॉइंट है, ऐसा क्या होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो उसे देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली कॉलिजन थ्योरी ये बताती है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, पहले वो आपस में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करके जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी उसे एक्टिव मॉलिक्यूल कहेंगे, जिसकी कम हो गई उसे इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में टकराते हैं। जितने भी टाइप के रिएक्टेंट्स हैं सभी के एक्टिव मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकराएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है।
तो मैक्सवेल ने ये बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम ग्राफ देखें, मोल फ्रैक्शन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कर्व मिलेगा वो इस तरीके से मिलता है, और T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कर्व मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इसे EA से डिनोट किया जाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स T डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना होगा और T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो आसानी से बनने लगता है, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो तेजी के साथ बनता है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। ये रहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, जब भी कोई रिएक्शन चलता है तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते। पहले वे आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने से एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी और दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई उसे कहा जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल, और एक्टिव मॉलिक्यूल ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट जितनी मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम एनर्जी वर्सेस पाथ ऑफ रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हमने ये लिया कि रिएक्टेंट A और B है तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते, बल्कि क्या होता है, पहले ये आपस में कॉलिजन करते हैं और कॉलिजन करके एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्टिव होते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स A के भी और B के भी आप जब एक साथ टकराते हैं तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हमने ये मान लिया कि ये तो थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये वाइब्रेट होने लगता है और वाइब्रेट होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by the reactants to form activated complex is known as activation energy. तो ये रहा एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स और इसको बनाने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लोग कुछ पॉइंट इसमें देखेंगे। उसमें पहला जो पॉइंट है, कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, इनको चेंज करने पर चेंज नहीं होती। केवल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस whose presence can enhance the rate of reaction is known as catalyst। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अगर मिला दिए जाएं रिएक्शन में, रिएक्शन मिक्सचर में, तो उसके रेट को इन्हांस कर देते, बढ़ा देते हैं, उन्हें कहा जाता है कैटलिस्ट। अब वो कैसे बढ़ाते हैं? तो अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए इसमें हमने सी कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो कैटलिस्ट क्या करता है कि ऐसा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल रिएक्टेंट से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उससे काफी कम होती है। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स will form which has less energy than the activated complex formed by normal reactants. Let this activation energy is EAC. So it is clear that the value of EAC will be very very less than EA। और जब इसकी एनर्जी ही कम है, तो जब एनर्जी कम होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा टकराने की जरूरत होती है और वो इजीली एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो एक्टिवेट जो प्रेजेंस में बनता है, उस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट possess टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो ET इज इक्वल टू EA प्लस ER, या इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी उसकी वैल्यू ET इज इक्वल टू हो जाएगी EA प्लस ER। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, और फोर्थ पॉइंट है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस ने एक इक्वेशन दिया रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी में। तो उन्होंने बताया कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन है इसमें K रेट है, A को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और अरेनियस कांस्टेंट कहते हैं। A is Arrhenius constant। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट हो गया, T जो है वो टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन जो है वो कहलाता है अरेनियस इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ
एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमिन करना है तो कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है इसका नेचुरल लॉग लेते हैं। ऑन टेकिंग ln ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का नेचुरल लॉग लेंगे। अब नेचुरल लॉग क्या होता है और कॉमन लॉग क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। जो लॉग होता है वो एक्चुअली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। जैसे अगर कहीं लिखा 10⁻² इज इक्वल टू 100, तो इसको लॉग के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे log 100 एट रेडिक्स 10 इज इक्वल टू 2। अगर कहीं लिखा 8⁻² इज इक्वल टू 64, तो इसको log के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे log 64 एट रेडिक्स 8 इज इक्वल टू 2। अगर लिखा है कहीं पर 3⁻³ इज इक्वल टू 27, तो इसको log के टर्म्स में लिखेंगे log 27 एट रेडिक्स 3 इज इक्वल टू 3। अगर लिखा है कहीं पर e⁻x इज इक्वल टू y, तो इसको लिखने का तरीका होगा log y एट रेडिक्स e इज इक्वल टू x। एक चीज तो ये समझने वाली थी कि log को किस तरीके से लिखा है। अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात ये है कि अगर किसी नंबर में log 10 लिखा हुआ है तो इसको कॉमन लॉग कहते हैं, और इसको log से भी केवल log लिख देते हैं तो उसे कॉमन लॉग ही समझा जाता है। मतलब ऐसा लॉग जिसका रेडिक्स 10 है। और अगर किसी नंबर में log e होता है तो इसे नेचुरल लॉग कहा जाता है, और इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं। ln मीन्स नेचुरल लॉग और log मीन्स कॉमन लॉग। अब हम लोग आगे की बात समझते हैं। log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। log a⁻n इज इक्वल टू n log a। ये कुछ लॉग के बारे में रहा। तो अब हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे इसका। तो नेचुरल लॉग लिया, क्या मिल जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस, अब थोड़ी सी बात और समझते हैं। वो क्या है कि ये वाला जो लिखा हुआ इक्वेशन e⁻x इज इक्वल टू y, तो हमने बताया इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से log y एट रेडिक्स e इज इक्वल टू x। और ये जो इतना टर्म है इसको ln करके लिख देते हैं, तो ln y इज इक्वल टू हो गया x। या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं ln e⁻x इज इक्वल टू x। तो जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से माइनस EA अपॉन RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक्टिवेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 और T2 के जो करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इफ K1 and K2 are rate constants at temperatures T1 and T2 respectively, then we get, हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं। इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा,
ln K1 will be equal to ln A minus EA upon R T1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और जब T2 टेम्परेचर होगा तब रेट कांस्टेंट K2 है, तो हमको मिल जाएगा ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R T2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रॉम 4 माइनस 3. तो जब इसको इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 4 में 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा ln K2 माइनस ln K1. ये तो दोनों टर्म कैंसिल ही हो जाएंगे. इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, और हमको जो चीज मिलेगी वो हो जाएगी, पॉजिटिव को हम पहले लिखे ले रहे, तो EA अपॉन R T1 माइनस EA अपॉन R T2, और ln K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू EA अपॉन R, इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे. और नेचुरल लॉग को जब भी कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना होता है, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग में लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2.303 लॉग K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. लॉग K2 अपॉन K1 की जो हमें वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. This is final equation for calculation of activation energy. In this equation, T1, T2, K1 and K2 are known. So on putting the values of these terms, we can calculate the value of activation energy. तो ये तो रहा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में. अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो है कॉलिजन थ्योरी. This theory was proposed by Max Strauss and William Lewis to explain the rate of reaction. ये जो थ्योरी थी वो विलियम लेविस और मैक्स स्ट्राउस ने प्रपोज की थी. इन्होंने ये बताया कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो आपस में कॉलिजन्स करते हैं, और सभी कॉलिजन्स में प्रोडक्ट नहीं बनते. जिन कॉलिजन्स में प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें इफेक्टिव कॉलिजन्स कहा जाता है. किसी भी, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉलिजन्स करते हैं, और सभी कॉलिजन में प्रोडक्ट नहीं बनता, जिनमें बनता है उन्हें इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो एक की एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरे की एनर्जी कम हो जाती है. अगर एनर्जी बढ़कर के एक पर्टिकुलर वैल्यू को
को पार कर लेती है, जिसे एनर्जी बैरियर कहा जाता है, उसको पार कर लेती है, तो वो आपस में, तो उसे एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक्टिव मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होंगे वो जब एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद आपस में टकराते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को दो बैरियर पार करने होते हैं। उनमें से एक होता है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर वो मिनिमम अमाउंट है जो अगर रिएक्टेंट्स में होगी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर उससे कम अमाउंट होगी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल आपस में टक्करें करते हैं और टक्करें करने के बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बैरियर जो होता है वो कहलाता है ओरिएंटेशन बैरियर। प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना जरूरी होता है। इसे कहा जाता है ओरिएंटेशन बैरियर। जैसे अगर मॉलिक्यूल A2 है और वो B2 मॉलिक्यूल से इस तरीके से कोलिजन करता है तो इसमें ये जो कोलिजन होगा वो अनइफेक्टिव होगा। तो ये जो कोलिजन होगा इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो फिर कब बनेगा? अगर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इस तरीके से हो तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रहा ओरिएंटेशन बैरियर। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स के टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होती है P, उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा R, दैट विल बी इक्वल टू Z इंटू P इंटू F। Z जो है इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। ये तो रहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। दूसरा हमने बताया P। सेकेंड टर्म जो है वो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। F जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा
मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स and its value will be equal to n upon n, which is equal to e raised to power minus Ea upon RT, where n is small n is number of active molecules and capital N is total number of molecules. तो ये तो रहा कॉलिजन थ्योरी के बारे में। तो मैंने क्या क्या बताया, एक बार कॉलिजन थ्योरी को जल्दी से देख लेते हैं। मैंने ये बताया कि ये थ्योरी जो है वो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स स्टॉक्स एंड विलियम लेविश। फिर मैंने इसमें ये बताया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स करते हैं और वो कोलिजन ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सभी कोलिजन्स में प्रोडक्ट नहीं बनता, जिन कोलिजन्स में प्रोडक्ट बनता है उन्हें इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इफेक्टिव कोलिजन तभी होता है जब एक्टिव मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है उसको पार करके एक क्लस्टर बना देते हैं, उसे कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिएक्टेंट को जितनी मिनिमम अमाउंट एब्जॉर्ब करनी होती है उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जितनी एनर्जी होती है उसे कहा जाता है एनर्जी बैरियर और थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर मैंने अगला पॉइंट बताया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए दो बैरियर पार करने होते हैं, एक तो एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब मैंने बताया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट possess टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन इज नोन एज एनर्जी बैरियर। तो ये तो एनर्जी बैरियर है, कम से कम जितनी वो एनर्जी जिसके होने पर ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है वो कहलाती है एनर्जी बैरियर। अगर इससे कम एनर्जी होती है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। फिर उसके बाद हमने बताया ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर में मैंने बताया कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन करना जरूरी होता है। अगर ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से हमेशा कम होती है। फिर उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट बताया था रेट ऑफ रिएक्शन R will be equal to Z into P into F, where Z is collision frequency, mean to say number of collisions taking place in unit volume in 1 second. Second term is probability of proper orientation, it is always less than 1, and third term is mole fraction of active molecules and its value will be n upon capital N, small n upon capital N, where small n denotes the number of active molecules and capital N is total number of molecules and its value will be equal to e raised to power minus E upon RT. तो ये तो रहा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक आप लोग इन वीडियोस को कई बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश। ओके, वर्क हार्ड।